गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सिटी ऑफ ले। सेम वैसे ही लाइंस पे जैसे कि तिब्बत में हुआ करता था। उन्होंने और इसको लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहते हैं। अब कि जो भी मानसून की हवाएं आती हैं वो वहीं रुक जाती हैं। और ये में क्या हुआ कि पाकिस्तानी रेडर्स ने कारगिल और जांस्कर को ऑक्यूपाई कर लिया, बस सिंजियांग और नुब्रा के बीच में बंद कर दिया। यहाँ इंडो चाइना वार जिसको कहा जाता है। और मोमोज ऑर्डर किया है। और लड़की की शादी बहुत सारे जितने भी भाई हैं, जैसे 4 भाई हैं तो उन चारों से एक लड़की की शादी हो जाया करती थी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द सिटी ऑफ ले। हमारी खिड़की से ये व्यू देखने को मिलता है और यहाँ पर कभी कभी फ्लाइट आ रही है और कोई कोई फ्लाइट यहाँ से जा रही है। रात में एक भी फ्लाइट नहीं थी, सुबह होते ही एक फ्लाइट ने लैंड किया और एक ने टेक ऑफ किया और फिर एक आ गई। तो यहाँ पर जिसको भी आना है बाय फ्लाइट दे कैन इजीली कम। और यहाँ पे ये फ्लाइट तभी लैंड होती है जब वेदर सही होता है। तो यहाँ पे फ्लाइट से कनेक्टिविटी दिल्ली से है, श्रीनगर से है और जम्मू से है। ये व्यू दिखता है, बहुत सारे माउंटेन्स पे अभी भी आपको बर्फ दिखेगा यहाँ पर। और उधर लग रहा है कि बर्फ का चादर है या ग्लेशियर है, पता नहीं चल पा रहा है। और ये सारा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये सब एयरपोर्ट का ही पार्ट है। यहाँ से नेशनल हाईवे 1 गुजर रहा है और इसी के बगल में हमारा होटल है। रात भर ट्रक्स यहाँ पे आई गई, थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब की, बट ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। जिस ट्रिब्यूनल का नाम था कैप्टन विजन थापा था। क्या नाम था? कैप्टन विजन थापा था। क्या नाम था? सिटी हम लोग ले सिटी में एंटर कर चुके हैं और ये हॉल ऑफ फेम है। तो ये वाले वैसे तो मैक्सिमम जो हिस्सा है इस पूरे के पूरे म्यूज़ियम का वो डेडिकेटेड है इंडियन आर्मी को। जैसे कि हम लोगों ने कारगिल सिटी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है 1962 के वॉर के बारे में, 1965 के वार के बारे में, 1971 एन ऑपरेशन मेघदूत एंड ऑल ले के आसपास सियाचिन ग्लेशियर एंड एवरीथिंग दे हैव एक्सप्लेन। बट हियर our main purpose is to explain about लद्दाख। तो लद्दाख की सबसे पहले समझते हैं जियोग्राफी। ठीक है, तो इसकी जियोग्राफी बहुत ही इंट्रूगिंग है क्योंकि आप देख सकते हो कि कैसे कोल्ड डेजर्ट है और इसको लैंड ऑफ हाई पासेस भी कहते हैं। अब कश्मीर वैली से जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं आपको पूरा बैरन लैंड, जोजिला पास को क्रॉस करते हुए आते हैं तो पूरा का पूरा आपको बैरन लैंड दिखने लगता है। ऐसे ही जब हम लोग कुल्लू वैली से इधर आते हैं लंबे से पास को क्रॉस करके सदर्न डायरेक्शन में, दैट इज बारालाचा पास एंड रोहतांग पास, तो फिर से हमको बैरन लैंड दिखने लगता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो भी मानसून की हवाएं आती हैं वो वहीं रुक जाती हैं और ये पूरा का पूरा कोल्ड डेजर्ट फॉर्म करता है। उसके बाद बहुत सारी जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जिस तरीके का मिस्टिक यहाँ का जियोग्राफी है वैसे ही यहाँ की हिस्ट्री भी बहुत मिस्टिकल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है तो बहुत कंफर्म तो हमें नहीं पता चलता है कि वो कौन से लोग थे जो सबसे पहले आके यहाँ रहे थे। फिर भी ऐसा माना जाता है कि तिब्बतन लैंड में जो लोग रहते थे दे केम हियर एंड वो लोग इसलिए आए थे कि उनको ग्रीन लैंड की तलाश थी क्योंकि तिब्बतन तो ऑलरेडी एक डेजर्ट है ना, बट उन्हें यहाँ पे भी कोई ग्रीन लैंड मिला नहीं। और रियल हिस्ट्री इसकी वहाँ से स्टार्ट होती है, रिटन हिस्ट्री, कि जब तिब्बतन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था लगभग 8th या 9th सेंचुरी में, तो वहाँ से एक किंग आए और उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया यहाँ पे
सेम वैसे ही लाइंस पे जैसे कि तिब्बत में हुआ करता था। उन्होंने बोन रिलीजन यहाँ पे वो लेकर आए। उसके बाद वैसे ही मतलब वो जो लाइन स्टार्ट हुआ लीनेज राजाओं का, वो लगभग आज़ादी की बाद तक चला। उसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि ट्रेडर्स बहुत अट्रैक्टेड हुए इस लैंड से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड मटेरियल्स जाया करते थे। इसी वजह से यहाँ पे मुस्लिम भी आए और वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट हो गए। आप देख सकते हो कि इनके अटायर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है तो इसको कहा जाता है, दिस इज़ नोन एज गोंचा। ये पूरा का पूरा एक रोप टाइप का होता है जो आपके पूरे शरीर को ढक लेता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फीचर कि लद्दाखी विमेन जो अपने सर पे लगाती हैं वो कुछ स्नेक टाइप का होता है, ठीक है। ये जो होता है लैम्प से बना होता है और इस पे स्टूल लगा होता है, ऐसे लगता है कि किसी सांप का फन हो और पीछे इसकी पूंछ होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ के ट्रेडिशनल फूड के बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना बंजर जमीन होने के बावजूद भी बार्ले बहुत प्रोड्यूस होता है, तो अक्सर इनके फूड प्रोडक्ट्स में हम लोग को बार्ले मिलता है। स्कायू हो गया, थेंटुक हो गया, पाबा हो गया, खाम्बीर हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो यहाँ पे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं वो अक्सर ठंड के मौसम में किए जाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में वैसे तो कोई निकलेगा नहीं, तो एक तरीके का यही, चलो इसी बहाने सारे लोगों का सोशल गैदरिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस। मैरिज की बात करें तो 2-3 जनरेशन पहले तक ऐसे होता था कि एक ही लड़की की शादी बहुत सारे जितने भी भाई हैं, जैसे 4 भाई हैं तो उन चारों से एक लड़की की शादी हो जाया करती थी। बट आजकल के यंगस्टर्स इन सब चीज़ों को थोड़ा डिनाई कर रहे हैं, और ये इसलिए होता था, इसका भी एक बहुत अच्छा रीज़न था कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, पैटर्नल प्रॉपर्टी, वो डिवाइडेड ना हो। उसके बाद बुद्धिज्म पे यहाँ पे इंडिया के बुद्धिज्म का ज़्यादा प्रभाव ना होके तिब्बतन बुद्धिज्म की बोन रिलीजन का ज़्यादा प्रभाव देखने को आता है। और जो हमारे स्तूपास हैं, स्तूपास में पहले रेलिक्स रखे जाते थे, लेकिन अब वो रेलिक्स के लिए नहीं बल्कि जो लिविंग बोधिसत्वास हैं उनको ही डेडिकेट किया जाता है। रेलिक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 5 नेचर के एलिमेंट को शो करता है, अर्थ हो गया, एयर हो गया। और यहाँ पे स्तूपास को तिब्बतन लैंग्वेज में खोर्टेंस कहते हैं, तो यहाँ पे भी वही कल्चर फॉलो होता है और उसको वो लोग खोर्टेंस कहते हैं। सो यू कैन सी द कल्चर ऑफ बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म को, जब तिब्बतन बुद्धिज्म को आप समझोगे तो ले के कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में आप ज्यादा समझ पाओगे। द फेस्टिवल्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द तिब्बत ऑल्सो, लाइक ये होता है दोसमोचे, छाम्स, हेमिस्सी, गुस्तोर। अब यहाँ पे ये है कि जैसे हम जान सकते हैं कि मतलब लेह लद्दाख इज बीइंग वेरी फेमस। हम लोग सुबह से देख चुके कि मतलब 10 से ज़्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे आ गई, जून का महीना है ये, तो एक फियर तो रहता है ना कि भाई ट्रेडिशन लॉस्ट हो जाएगा। तो एक बहुत ही स्कॉलर ने अच्छी सी बात कही है, ट्रेल्स विल आउटलास्ट रोड्स, द कल्चर विल आउटलास्ट द टूरिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ लद्दाख विल आउटलाइव देम ऑल। मतलब इनको लगता है कि लद्दाखी कल्चर बचा रह जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले 20 सालों में। ये ड्रेसेस हैं, जैसे कि ईस्ट लद्दाख में लोग इस तरीके के ड्रेसेस वियर करते हैं। वॉरियर्स का ड्रेसेस कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो इनके पास एक वॉरियर इंस्ट्रूमेंट भी है। और वेस्टर्न लद्दाख के पीपल का कुछ ड्रेसेस इस तरीके का होता है। ओके, नाउ दिस इज वेरी लिटिल थिंग अबाउट द फ्लोरा एंड फौना। ये जो रेयर सियाचिन रोज है जिसको हम लोगों ने पहले भी वीडियो में दिखाया है, क्योंकि सिर्फ यही एक फ्लावर था जो हम लोग को पूरे रास्ते में दिखने को आया। मुझे देख के लगा तो कि ये रोज है, और रोज में सिर्फ एक ही हिस्सा था उसका। मतलब हमारे यहाँ पे रोजेस में क्या होते हैं कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं पेटल्स के, बस इसमें सिर्फ पिंक कलर का था और 1 ही लेयर था, लेकिन बीच वाला हिस्सा कंप्लीटली वो रोज की तरह था। तो दिस रोज इज नोन एज सियाचिन रोज। यहाँ हमारा स्नो लेपर्ड का पिक्चर बना रखा है, और यहाँ पे हमारे जो ये है आइबेक्सेस वगैरह, वो किस तरीके से माउंटेन पे लैंड करते हैं, दे आर वेरी अडेप्टेड। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 870-900 में सबसे पहले तिब्बतन डायनेस्टी यहाँ पे आई थी, और नामग्याल डायनेस्टी के नाम से वो चला। देख सकते हो आप यहाँ पे पूरे नामग्याल डायनेस्टीज के राजाओं के नाम लिख रखे हैं। यहाँ पे उन लोगों को बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, स्पेशली एट द टाइम ऑफ मुगल्स। औरंगजेब को थोड़ा सा हैप्पी फील कराने के लिए उन लोगों को यहाँ पे मॉस्क भी बनाना पड़ा। और फिर फाइनली इनमें सबसे ज्यादा बड़ा टर्न आता है 1834 में, जबकि जोरावर की आर्मी ने पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर में इंटीग्रेट कर लिया लेह लद्दाख को। तो वहीं से पूरा का पूरा इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद जो डोगरा किंग को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, और 1947 तक ये हमारा हिस्सा रहा। उसके बाद की कहानी तो सबको पता है कि क्या हुआ था। ये डिफरेंट एक्सपीडिशंस के बारे में बताया गया कि किस तरीके से, ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है, 1834 में
स्टार्ट हुआ था कि किस तरीके से लद्दाख को JNK का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था, क्योंकि दोनों का कल्चर इतने बड़े बड़े पासेस क्रॉस करके बहुत अलग थे, बट वो लोग हॉर्सेस से उस समय एक्सपीडिशंस करते थे और उन लोगों ने ये पूरा का पूरा कल्चरली इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास किया। वैसे तो मतलब तिब्बतन मोनार्की यहाँ पे 842 AD में आई थी, बट उसके पहले की भी कुछ कहानियां हैं जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा कहा जा सकता है। जैसे 1st सेंचुरी AD की बात करें तो कुशान एम्पायर के अंडर में था ये। फिर 2nd सेंचुरी में यहाँ पे बुद्धिज्म आया। 399 AD में कहा जाता है कि लद्दाख पहली बार डिस्कवर किया जाता है चाइनीज पिलग्रिम फाहियान, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है कि ये पॉसिबल हो या ना हो। फिर अर्ली 7th सेंचुरी में लद्दाख और तिब्बत के बीच में क्लैश होता है और उसके बाद फिर जो इधर का हिस्सा था वो एक राजा आते हैं और उन्होंने नामग्याल डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम व्हाट हैपेंड फ्रॉम 1947, ये देखने के लिए हम लोग को ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। एक जल्दी जल्दी मैं थोड़ा इन्फॉर्म करने का प्रयास करती हूँ। 1947 में तो लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, तो प्रिंसली स्टेट जब इंडिया में गया तो वो उसके ही हिस्से में आ गया था। 48 में क्या हुआ कि रेडर्स ने, पाकिस्तानी रेडर्स ने कारगिल और जांस्कर को ऑक्यूपाई कर लिया, बट इंडियन आर्मी ने फिर वॉर किया 1948 का और वो फिर हमारे पास आ गया। फिर 1949 में क्या हुआ कि चाइना ने सबसे बहुत वन ऑफ द 1000 ईयर ओल्ड इंडिया टू सेंट्रल एशिया का, जिसको सिल्क रूट कहते थे, उसके बीच का जो रास्ता था उन्होंने सिंजियांग और नुब्रा के बीच का बंद कर दिया। यहाँ से स्टार्ट होता है चाइना के साथ स्ट्रगल हमारा। फिर 1950 में क्या हुआ कि चाइना ने तिब्बत को इन्वेट कर दिया। नेक्स्ट ईयर ही, पहले ईयर उसने रास्ता ब्लॉक किया, दूसरे ईयर उन्हें तिब्बत को इन्वेट किया और जिसकी वजह से दलाई लामा, एक बहुत बड़ी चीज, दलाई लामा के साथ बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजीज को इंडिया आना पड़ा। फिर 62 में क्या हुआ कि अक्साई चीन को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जो हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने वहां पे रूट भी बना रखा था। उसके बाद भयंकर लड़ाई भी हुई थी, इंडो चाइना वार जिसको कहा जाता है। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे लद्दाख और तिब्बत बॉर्डर को क्लोज कर दिया, जो कि ऑफकोर्स 700 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन था, उसको भी यहाँ पे बंद करना पड़ा। पूरा रिलेशनशिप यहाँ पे स्टॉप हो गया। लद्दाख और तिब्बत कल्चर इतना मिलने के बावजूद भी इन लोगों की वजह से नाउ दिस पीपल कैन नॉट मीट। 1979 में फिर से यहाँ पे लद्दाख को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, विच इज लेह एंड कारगिल, वो अभी तक चल रहा है। और 1996 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है लद्दाख के लिए भी, विच वॉज द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जो क्रिएट किया गया। और अभी हम जानते ही हैं कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल चुका है। अभी तो सब पीसफुल है और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। प्रोटेस्ट ये कि अब हमें स्टेटहुड चाहिए, सो दैट कि हम लोग यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के लोगों के एम्प्लॉयमेंट को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। सो दिस वॉज द मिस्टीरियस लद्दाख। हॉल ऑफ फेम जो यहाँ पे म्यूजियम है जिसमें अभी हम लोग थे, उसके जस्ट सामने इंडियन आर्मी के तहत एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। सबसे सुंदर बात यह है कि इतना प्यारा इन लोगों ने इसका इंटीरियर बना रखा है कि हम लोगों को लगा कि इसको भी हमें दिखाना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे, जैसे लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, डोसा भी है, हम लोगों ने डोसा और मोमोज ऑर्डर किया है। और यहाँ पे ये पुराने टाइम का, वैसे तो इसमें अराबियाचा पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता एंड पेनी रोस्ट पास्ता, तो पास्ता तो अभी हम लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, अभी तो बहुत तेज भूख लगने की वजह से हम लोग सिर्फ जो हमें जाना पहचाना हमारा मसाला डोसा है वही ऑर्डर किया है।